अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, एमएसए 2 का हम वर्कशॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। कासा के तवज्जुह से वर्कशॉप कंडक्ट किया जा रहा है फॉर जून 24 अटेम्प्ट के लिए हम बैठे हैं। थोड़े ही दिनों बाद हमारा पेपर है। ऑलमोस्ट 22 दिन 23 दिन का अर्सा बचा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम आज के एजेंडे की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, आई थिंक सर फुरकान का सेशन आपने दिया होगा। काफ़ी हेल्पफुल था, स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स पे उन्होंने बात की। रिमेनिंग टाइम में लास्ट मंथ में क्या करना है इसका पूरा डॉक्यूमेंट बना था, वो उन्होंने आपसे शेयर किया। और अब मैं ज़रा आपसे जो है वो बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं आज का। अगेन यार काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं समझता हूँ कि एजेंडा को लिमिटेड रखते हैं। सही है। हमारा सबसे पहले एजेंडा होगा आज का कि एग्जामिनर कमेंट्स। एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है। ठीक है जी। विंटर 2023 और एग्जामिनर कमेंट्स। फिर हम बात करेंगे समर 2023। एक मुझे बात करनी है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे। एमएसए 2 में एक मसला टाइम मैनेजमेंट का आ रहा है, जो मैं आपको प्रूव करूंगा अभी। क्योंकि मैं आपको प्रूव करूंगा कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया है। और मतलब टाइम मैनेजमेंट का इशू अपेरेंटली इतना वाजे तौर पे नजर नहीं आता, मगर इनडायरेक्टली रिजल्ट में वो शो हो रहा है। ठीक है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जनरल अप्रोच। अच्छा नहीं, पहले तो बात करेंगे अप्रोच फॉर बीएफडी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया, क्योंकि मैं बीएफडी और परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया जो एमएसए 2 में होता है। ठीक है, बीएफडी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट का जो एरिया एमएसए 2 में, इस पे बात करनी जरूरी है। को कैसे टैकल करना चाहिए। एंड लास्टली हम बात करेंगे कि ओवरऑल जनरल गाइडेंस फॉर लास्ट 3 वीक्स। इन 3 वीक्स में कैसे काम करना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक सवाल करूंगा आप लोगों से, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने विंटर 2023 की एग्जामिनर कमेंट देख लिए हैं। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने विंटर 2023 के एग्जामिनर कमेंट देख लिए। ये सुनो में जवाब देंगे। जो लोग लाइव में आए हैं, सेशन में आए, उनसे बात हो रही है। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो अपने आप से सवाल करें जी। जी, देख लिया आपने। मोहम्मद अवैस, गुलाम कादिर ने नहीं देखा। बाकी लोग इतने सारे आए हुए हैं, सब बताएं प्लीज। ये और नो, जल्दी जल्दी बताएं। कितने लोगों ने विंटर 23 के एग्जामिनर कमेंट देख लिए हैं जी, सेशन से पहले नहीं देखे हैं। ठीक है, तो साथ मिलकर देख लेते हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एमएसए 2 का एक भी एग्जामिनर कमेंट नहीं देखा। ईमानदारी से बताइएगा। एक भी एग्जामिनर कमेंट आज तक नहीं देखा। कितने लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा इस बार। यस कर दें वो जिन्होंने एक भी नहीं देखा, मैं नाम नहीं लूंगा। लिमिटेड देखे हैं, एक साहब ने। एक साहब ने कहा बिल्कुल नहीं देखे जी, दूसरे साहब ने कहा बिल्कुल नहीं देखे। बाकी लोग बताएं, इतने सारे लोग अभी भी मौजूद हैं जो जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे। जो लोग जिन्हें आज तक एग्जामिनर कमेंट एमएसए 2 का एक भी नहीं देखा, वो यस कर दें। नाम नहीं लूंगा मैं, कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी हम मेंटेन रखते हैं जी। ठीक है। और थोड़े थोड़े देखें, कितने थोड़े देखें। आधा किलो देखें, आधा पाव देखें, कितना देखा है। हाँ मजाक कर रहा हूँ मैं। खैर, ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं जी। 2-3 अटेम्प्ट से कुछ क्वेश्चन देखे हैं। सही है। तो भाई ये देखें, एग्जामिनर में क्या कह रहा है ये हमें देखना होगा। अच्छा, ओवरऑल परसेंटेज बहुत अच्छा है, 42%। ठीक है, 42%। मगर एग्जामिनर क्या कह रहा था देखिए, कैसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक मिनट रुकेंगे एक। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं जी। एग्जामिनर क्या कह रहा है विंटर 2023 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1A में। अच्छा, ये ग्रेड बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। ये मैं समझता हूँ कि इतना यूजफुल डॉक्यूमेंट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने एक बात कही थी जो मैं आगे जाके बात करूंगा कि यार आप लोगों को अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करने हैं। आप लोगों को क्या करने हैं, अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करने हैं। ऐसा ही है। ठीक है ना। तो अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करने हैं आप लोगों को। और जब आप अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करें तो एग्जामिनर कमेंट को रेफर करें। ये जो टेबल है ना, ये टेबल बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको बताने में कि यार कौन सा सवाल ऐसा था।
आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी अगर आपने वो सवाल अच्छा किया है जो लोग नहीं कर पाए अच्छे से, और आपको डीमोटिवेशन होगी बहुत ज्यादा अगर आपने वो सवाल खराब किया है जो लोगों ने अच्छा किया है। खैर, 12 अगर हम इसको देखें तो आप देखें इसमें पार्ट वाइज इसने बताया हुआ है, पार्ट वाइज बताया हुआ है कि यार लोग कितना अच्छा या बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, जनरल कमेंट्स पहले पढ़ लेते हैं, फिर स्पेसिफिक पे जाएंगे। द पासिंग परसेंट इन दिस सेशन हैज मार्जिनली इंक्रीज टू 42% एज कम्पेयर टू 40%। अच्छा, MSA2 के बारे में एक बार बता दूं आपको कि अच्छा सॉरी, पेपर 11 जून को है, सॉरी 4 वीक से ज्यादा है। तासीर बिल्कुल सही कहा आपने, आई एम सॉरी फॉर मिसिंग दैट, मैं बिल्कुल जो है क्या कहते हैं कैलेंडर नहीं फॉलो कर रहा था। MSA का पेपर एक हफ्ते आगे बढ़ चुका है, बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी याद आ गया। खैर, अच्छा मैं ये कह रहा था भैया कि अब एक महीने में क्या करना चाहिए, सही है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे मैं बात करूंगा स्पेसिफिक। सर फुरकान ने तो आपको एक जनरल बात बता दी, मगर मैं कुछ स्पेसिफिक बातें भी बता दूंगा ताकि ये कि आपका काम अच्छा हो जाए। आज हम 11 तारीख को बैठे हैं और 11 तारीख को पेपर है, बिल्कुल सही है तासीर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि भाई पासिंग परसेंटेज इंप्रूव हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है जी। लोग दुनिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड बढ़ रही है, इस बात को आप मोटिवेशन के तौर पे लें कि चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए आप देखें कि आपका भी एक डिमांड बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। आई कैप भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि आपको फेवर कर रहा है कि हाँ यार, पास में हमने 30s में इसका पासिंग परसेंटेज देखा है 30-32, मगर आप देखेंगे बढ़ के 40-42% पे चला गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अगर खुदा ना खास्ता आप में से कोई ऐसा है जिसका पेपर काफी टाइम से नहीं निकल रहा, आप में से कोई ऐसा है जो परेशान है कि यार मेरा क्या होगा, तो टेंशन ना लें, आप पढ़ के जाएंगे तो पेपर पास निकल कर लेंगे, क्योंकि 42% इज अ वेरी गुड परसेंटेज। काफी CFEP के पेपर ऐसे हैं जिनमें 42% अचीव नहीं होता, काफी कैश पेपर ऐसे हैं जहाँ 42% अचीव करना पॉसिबल नहीं होता। 42% पासिंग परसेंटेज आना, मैं कहूँगा एक बड़ी खुश आइंद बात है, तो एक मोटिवेशन है आपके लिए, जो कि इम्प्रूव भी हुआ है। अच्छा आगे चलते हैं। However, it has remained above the average for the last 5 seasons। ये देख रहे हैं अबव एवरेज है लास्ट 5 सेशन में। मैं पुराने भी एग्जामिनर कमेंट आपको बोले तो दिखा देता हूँ। पुराने एग्जामिनर कमेंट अगर आप देखेंगे ना, जैसे ये 2023, अच्छा ये तो 2023 का है, सॉरी, ये आप 2022 का देखें 35%। उससे पहले अगर आप देखें 33%, 33% है। तो पासिंग परसेंटेज जो है ना, पहले ये 30s में ही होता था, 35, 33, अब ये 40s में जाने लग गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं इन दिस सेशन अ वीक परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व इन द एरियाज ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा एक बात मेरे लिए बड़ी इसमें नई थी, ये बात टैक्सेशन का एरिया खराब हो रहा है, ये तो बहुत अरसे से नजर आ रहा है। टैक्सेशन में लोग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, ये तो बहुत अच्छे से अरसे से नजर आ रहा है। मगर इस बार जो मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है वो ये था कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का एरिया, जो कि BFD एरिया है, ये भी लोगों से अच्छा नहीं हुआ। BFD फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट तो BFD एरिया है ना, फॉरेक्स वाला एरिया, ये वाला एरिया का जो सवाल था ये लोगों से बहुत खराब हुआ, जो कि 1 2 2C था। आप देखिए 2C में कितने परसेंट बच्चा पास हुआ है यार, देखिए 2C में कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, खाली 6%। 6%, मेरी बात समझ आ रही है, खाली 6% बच्चा पास हो रहा है 2C में। इसका मतलब है कि यार लोग नहीं इसको अच्छे से कैटर करके जा रहे, गड़बड़ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, इशू आ रहा है यार। खाली 6%, 1F में देखा जाए 2%, ओ माय गॉड, टैक्सेशन में सिर्फ 2% बच्चा पास हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार आपको पेपर में अलर्ट रहना होगा। पेपर में आप जिन लोगों की चौथी अटेम्प्ट है, पांचवी अटेम्प्ट है, खुदा ना खास्ता, या एक से ज्यादा अटेम्प्ट हो गई है, दूसरी तीसरी अटेम्प्ट है, उनको तो मैं खास तौर पे कहूंगा कि भैया आप टैक्सेशन के एरिया को, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के एरिया को खास तौर पे देख के जाए। टैक्सेशन का एरिया हर बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर को शिकवा होता है, शिकायत होती है कि यार लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे। मगर इस बार मेरे लिए थोड़ा हैरत अंगेज था, क्योंकि मैं BFD एरिया पढ़ा रहा होता हूँ, तो वहां मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं दिस वाज ऑफसेड बाय कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस इन द क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ये भी मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये एरिया भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के एरिया भी मैं पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1B में लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 72%, 2B में लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 64%, और 3D में लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 67%, जो कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट से रिलेटेड था। तो देखा जाए तो जो मेरे एरिया था BFD परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया, ठीक है, वो वो अगर आप गौर करें BFD परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया, वो अगर आप गौर करें तो भैया ये इसमें एक आपका एरिया खराब हुआ है और एक आपका एरिया बहुत अच्छा हुआ है। तो अगेन ये अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि हम कैसे कवर करें, ये एरिया आप जरूर देख के जाइएगा कि मैं इसमें क्या बात करूंगा, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा जिनको आप खास तौर पे देख के जाइएगा इस अटेम्प्ट में। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन वाइज। क्वेश्चन वाइज उन्होंने बताया है, ठीक है जी, फ्लोटिंग चार्जेस थे, ये सब था वो था।
अच्छा तो अच्छा, अब ये तो विंटर 23 का कमेंट था। मैं ये चाहूँ, अच्छा एक चीज मुझे इसमें नजर आई जो कि एग्जामिनर ने इस बार नहीं बोली मगर मुझे नजर आती है। आप देखें, ईमानदारी से बताइएगा, जिन लोगों ने एमएससी की अटेम्प्ट एक से ज्यादा बार दी हुई है, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ। जिन्होंने एमएससी की अटेम्प्ट एक से ज्यादा बार दी है, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ। ईमानदारी से बताइएगा, नाम नहीं लूंगा ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी रहे। मुझे ये बताएं, क्या ऐसा होता है पेपर में कि आप जब सवाल शुरू करते हैं तो पहला सवाल, पहला पार्ट बहुत अच्छा होता है, मगर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से अगले पार्ट उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं? क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? ईमानदारी से बताइएगा, जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार कम से कम एमएसए 2 दिया हुआ है, कि जैसे जैसे पहला सवाल किसी भी, मतलब पहला पार्ट बहुत अच्छा होता है, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता क्वालिटी डिक्रीज होती रहती है। क्या ऐसा होता है? बीएफडी में भी होता था मगर यहाँ ज्यादा होता है, मुझे लगता है। क्या कहते हैं, क्यों? अच्छा, नजर भी आ रहा है। आप एक एनालिसिस को देखें, देखें ये क्या एनालिसिस है, ये एनालिसिस क्यों होता है, मैं इसकी वजह ही बताता हूँ आपको। आप अगर गौर करें, शुरू में आपका पहला जो सवाल, पहला पार्ट था 64%। इसी तरह सेकंड है 2 है 63%, वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेज यार, बहुत अच्छी परसेंटेज है। ठीक है, बात समझ आ रही है? फिर आप आ जाए 3A पे 58%, इस पूरे उसका भी बहुत अच्छा परसेंटेज। अच्छा, मजे की बात ये आप देखें, सबसे खराब कहाँ परफॉर्म किया बच्चे ने? सबसे खराब कहाँ परफॉर्म किया? 1F, पहले सवाल का आखिरी पार्ट। कहाँ परफॉर्म किया? 2C, दूसरे सवाल का आखिरी पार्ट। 3D अच्छा हो गया, अच्छी बात है, मगर आप गौर करें, क्या ये ट्रेंड नजर आ रहा है? अच्छा, ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये नहीं है कि आप पढ़ के नहीं जा रहे हैं, नहीं, ये वजह नहीं है कि आप पढ़ के नहीं जा रहे हैं। आप पढ़ के जा रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं, मेजोरिटी लोग पढ़ के जा रहे हैं। क्वालिफिकेशन का जो है स्टेक लगा हुआ है यार, क्वालिफिकेशन दाव पे लगी हुई है, क्यों नहीं पढ़ के जाएंगे? बिल्कुल पढ़ के जाएंगे। मगर मसला ये है कि जब हम सवाल शुरू करते हैं तो हमें इतना अच्छा आता है लिखना, इतना अच्छा आता है कि हमारा दिल चाहता है बस इसी को सॉल्व करते रहें। क्या ऐसा होता है कि पहले सवाल को देखो और हमें लगा कि बस यार ये तो बेहतरीन सवाल है, फेवरेट सवाल है, जबरदस्त सवाल है, ओके सवाल है? नहीं। मैंने समर 23 का भी करवाया भी था, अभी समर 23 पे आऊंगा तो भी नजर आएगी बात। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ बात, कि यार टाइम मैनेजमेंट का मसला है ये, कि मेरे नजदीक टाइम मैनेजमेंट का मसला है। पेपर मैनेजमेंट नहीं हो पाती क्योंकि आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती। और एट दी एंड ऑफ द डे आप शायद उतना, मैं समझता हूँ ये 2% की जगह शायद थोड़ा इंप्रूव हो जाता अगर लोग थोड़ा ज्यादा तवज्जो दे देते। बहुत सारे लोगों के पास तो यहाँ पे टाइम ही नहीं होगा। उन्होंने देखा होगा कि यार 2 घंटे, सवा 2 घंटे तो क्वेश्चन मन में निमट गए, मेरे 2 सवाल बाकी हैं, मैं छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। क्या ऐसा हुआ है किसी के साथ कि उसने 1F शायद इस चक्कर में नहीं किया कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, मैंने 1E में अच्छी मेहनत कर ली, 1B में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, 1C चलो ओके हो गया, 1A 1B भी बुरे बुरे नहीं हुए थे, मगर जब मैं F के लिए पहुंचा तो मैंने देखा यार ऑलरेडी टाइम बहुत चला गया। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि यार ये आप, ये ऑनलाइन कॉन्स्टेंट में हुआ है ना, बिल्कुल ये हमारे कह रहे मॉक में भी हुआ है इनके साथ ये। तो प्लीज यार, एक तो ये बात ध्यान में रहे कि हम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे, इस पे आगे बात हो रही है। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि यार हम ना क्वालिटी ऑफ वर्क में भी ये बात समझते हैं कि पहले की क्वालिटी बहुत उम्दा होती है, पहले की क्वालिटी बहुत उम्दा होती है, मगर जब हम आखिर में जाते हैं तो हमारी क्वालिटी जो है डिटेरियोरेट हो रही होती है, डाउन हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, डिग्रेड हो रही होती है। तो हमने ये नहीं करना यार प्लीज। देखिए, मैं आज का सेशन का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई चीज पढ़ा दूंगा, नहीं, पढ़ाना मकसद नहीं है, पढ़ाना तो हो गया सारा। मेरे आज के सेशन का मकसद है कि किसी तरीके से आपकी अटेम्प्ट बच जाए, आप अटेम्प्ट बच जाए, आप क्वालिफाई हो जाए। हमारे हमारे आज के सेशन का मतलब ये था सर, फुरकान के सेशन का भी यही मतलब मकसद है और मेरे सेशन का भी यही मकसद है कि यार कोई अगर 2-3 भी काम की बातें पता चल जाती है जो पेपर में आपको हेल्प कर जाए, तो हमारा सेशन वसूल हो जाएगा, यकीन करें हमारा सेशन वसूल हो जाएगा, चाहे आप लाइव में आए चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे हो। ठीक है। अच्छा, एक ये बात हो गई। अब मैं जरा समर 23 पे जाता हूँ कि एक इसने बात की थी जो इस एग्जामिनर कमेंट में नहीं की मगर वो अक्सर करता है, पहले समर 23 देख लेने। अच्छा, समर 23 में एक अच्छी बात क्या है, समर 23 में पासिंग परसेंटेज अच्छा है। अच्छा, ये ना एक थोड़ी सी बुरी बात भी है कि एग्जामिनर कभी भी माइंड आउट हो सकता है और वो कभी भी अपने नॉर्मल, नॉर्मल समझते हैं, नॉर्मल पासिंग परसेंटेज है 30-35%, 32%, 33% वहां तक जा सकता है। तो इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है पेपर मुश्किल आ जाए। ठीक है, सही है अबू बकर, नो इश्यूज एट ऑल यार, ख्याल करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यार ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एग्जामिनर मुश्किल पेपर बना दे। तो आप ये नहीं समझिएगा कि हलवा हलवा हमेशा आएगा, नहीं यार, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत हो, मेहनत करनी पड़ जाए। तो आप अच्छे से तैयारी करें, कुछ बातों का आगे कहा जाएगा ख्याल रखें ताकि गड़बड़ ना हो। जनरल कमेंट पढ़ लेते हैं। जनरल कमेंट द पासिंग परसेंट इन दिस सेशन वाज डिक्रीज टू 40% कंपेयर टू 46%। अच्छा देखिए, 46% भी गया है। तो इसका मतलब है अगर मैं 3 सेशन के पासिंग परसेंटेज की बात कर लूँ तो मेरे पास आई थिंक समर 23 का पासिंग परसेंटेज आ गया, जो कि सामने नजर आ रहा है 40%। मेरे पास विंटर 2023 का पासिंग परसेंटेज नजर आ गया जो कि आ रहा है 42%। और मेरे पास विंटर 2022 का भी पासिंग परसेंटेज इंडायरेक्टली नजर आ रहा है 46%। तो ये बहुत अच्छी, मैं अगेन मोटिवेट कर रहा हूँ कि यार आप अच्छी नीयत से जाएं पेपर में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
However, it is still remains above the average of the last 5 sessions. In this session, a weak performance was observed in the areas of business valuation and related business disposal techniques. अच्छा, अब आप गौर से देखें अगेन कौन से एरिया पे लोगों ने डंडी मारी है, कौन सा एरिया लोगों ने खराब किया है। बीएफडी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया, मेरा एरिया। तकलीफ होगी ना मुझे यार, आप मेरा एरिया सही नहीं करके जाओगे तो क्या मुझे खुशी होगी? नहीं भाई, तकलीफ होगी। ठीक है, वो अलग बात है, लोगों ने इसको ऑफसेट कर दिया बाद में। किसके ऑफसेट कर दिया? बाद में लोगों ने इसको ऑफसेट कर दिया एथिक्स एंड टैक्स। कहाँ से ऑफसेट कर दिया? एथिक्स और टैक्स से ऑफसेट कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है? मगर सवाल ये, अच्छा टैक्स और टैक्स 1D 1F और 3C, तो टैक्सेशन का एरिया इस बार अच्छा हुआ, मगर लास्ट टाइम एग्जामिनर ने अच्छा नहीं हुआ, तो ये थोड़ा देखने की जरूरत है। अच्छा, इस बार भी थोड़ा देखने को मिला, अगर आप गौर करें कि यार शुरू में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, पहले पार्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, 55%। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट का सवाल था, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही शेयर भी किया है, इसका सोल्यूशन शेयर भी किया लास्ट 2 हफ्ते पहले, बल्कि मैंने ये पूरा सोल्यूशन इसी तरह सैटरडे वाले दिन आई गेस कराया, सैटरडे संडे को। तो पहला पूरा सवाल, ठीक है, 55% नॉट अ बैड परसेंटेज। फिर आप देखें 55 आ रहा है, यहाँ भी 55 आ रहा है, मगर आप ओवरऑल देखें हो क्या रहा है, फिर गिर गया, ये थोड़ा बेहतर है, ये थोड़ा बेहतर है, मगर कह रहे हैं कि अगला ही सवालों में क्या हुआ, परफॉर्मेंस खराब हो गई परफॉर्मेंस। तो ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन 2 में भी यही हो रहा है कि पहला सवाल अच्छा हो रहा है परफॉर्मेंस, मतलब पढ़ के आ रहे हैं लोग, मगर अगले पार्ट में क्या हो रहा है, वो खराब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिकवरी हो गई है, मगर फिर भी ओवरऑल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द कंसिस्टेंसी इज नॉट देयर। यहाँ तो है, शुरू में ही मुश्किल था, ये तो वैसे ही उसने बोला कि ये एरिया लोग पढ़ के ही नहीं है, तो जब पढ़ के ही नहीं है तो समझे ये 2 सवाल तो सेट ऑफ हो गए, खत्म हो गए। फिर ये सवाल ही बचा, लोगों ने इस पर ठीक ठाक स्कोर कर लिया। तो कहने का मतलब है कि यार कंसिस्टेंसी पे काम करें। एक बहुत बड़ी वजह कंसिस्टेंसी ना होने की टाइम मैनेजमेंट का मसला भी है, तो टाइम मैनेजमेंट पे भी काम करें। देखें ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरा मैंने आपको बताया, अच्छा इस बार आपने नोट किया, कोई ऐसा नहीं कि 6% आया हो, कोई ऐसा नहीं है 2% पासिंग परसेंटेज आया हो। विंटर 23 में आपने देखा था, ऐसा हुआ था हमारे साथ कि कुछ ऐसे थे जिसमें 2-2% और 6% भी आ रहा था। तो इसका मतलब समर 2023 में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि यार आपको इतना पीछे, सबसे लोएस्ट भी गया है तो कहाँ तक गया, सबसे लोएस्ट भी 15 2% और 6% पे नहीं किया। तो इट मीन रिलेटिवली ये पेपर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बैलेंस पेपर था। बैलेंस समझते हैं कि लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिटोरिएट नहीं हुई, वहां तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक डिटोरिएट करी है, 17 में भी जा रहा है और 2 और 6 में भी जा रहा है। ठीक है, तो पेपर की कंसिस्टेंसी का भी हमें ख्याल रखना है। आई के भी मुझे उम्मीद है कंसिस्टेंसी पे काम करेगा। अच्छा, अब तो मुझे दो चीजों में बात नजर आ रही है कि बीएफडी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एरिया को हम ज्यादा घास नहीं डाल रहे हैं, और नजर आ रहा है परफॉर्मेंस खराब हो रही है। बाकी टैक्सेशन का एरिया एक दफा अच्छा हुआ, एक दफा खराब हुआ। अच्छा, क्वेश्चन वाइज कमेंट में मैं बात नहीं करा, ठीक है जी। और टाइम मैनेजमेंट का हम ख्याल रखेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये अक्सर हमने अभी आइडेंटिफाई किया, ये इशू आता है कि जब हम सवाल शुरू करते हैं तो हम एक बहुत अच्छे टोन में करते हैं, बहुत अच्छे माइंडसेट से करते हैं, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास टाइम कम होता रहता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैंने एजेंडे में टाइम मैनेजमेंट को आज रखा है शामिल, ठीक है जी। तो इसको हम देख लेंगे। अच्छा, एग्जामिनर कमेंट्स पे मैं वापस कह रहा हूँ कि यार आपने ये जब सॉल्व करेंगे पेपर, तो आप ये एक एक इससे कंपेयर करिएगा कि आपको आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आपको ये सवाल आसान लगना चाहिए 1B, आपको 1C मुश्किल लगना चाहिए, ये ना वाइस वर्सा हो रहा हो कि 1B आपको मुश्किल लग रहा हो, 1C आसान लग रहा हो। तो इट मीन्स कि आप बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं, आप बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं, जो कि मुनासिब बात नहीं है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल कैसे रखा जाए, तो कुछ बात कर लेते हैं। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट का मसला वैसे पिछली 2 टाइम से इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि आपको पता है कि एडवांटेज हो गया। क्या एडवांटेज हुआ है? जो कि ठीक है, वैसे डिसएडवांटेज था, मगर अब एक तरह से देखा जाए तो एडवांटेज में कन्वर्ट हो गया। क्या एडवांटेज हुआ है मुझे बताएं? पिछली 2 अटेम्प्ट से MSA 2 की पेपर में कुछ एडवांटेज देखने को मिल रहा है, वो क्या एडवांटेज है, मेरा सवाल है। हाँ, आधा घंटा ज्यादा मिला है, जो कि अभी भी मिल रहा है, और हमें नहीं पता ये कब तक मिलेगा। हमरे को नहीं पता ये कब तक मिलेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो ये 30 मिनट से बड़ा फायदा हुआ है, मॉक में भी मिले हैं आपको 30 मिनट, और ये पेपर में मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मगर मैं समझता हूँ कि यार फिर भी आप 30 मिनट लेने के बाद भी अगर आप पूरा पेपर नहीं कर पा रहे हैं, तो इट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये पेपर यूजुअली आई के 3.25 घंटे का बनाता है, 4.25 घंटे का नहीं बनाता। आगे जाके कभी भी हो सकता है कि इसको कम कर लिया जाए, तो टाइम मैनेजमेंट पे काम करना होगा। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट को मैं फिर भी ये कहूंगा कि अभी आपके पास कितना टाइम मिल रहा है, तो अब टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये आपको दूसरे पेपर में भी हेल्प करेगी, अगर किसी और पेपर में आपको टाइम मैनेजमेंट का मसला आ रहा है तो ये आपको वहाँ भी हेल्प कर जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए
ये एरिया खराब हो रहे लोगों से, इस पर मुझे बात करनी है। दोनों अटेम्प्ट जो रिसेंट अटेम्प्ट आई, हालांकि ओवरऑल परसेंटेज अच्छा था, जो कि और अच्छा हो जाता अगर आप परफॉर्मेंस अचीवमेंट और बीएफडी एरिया को और अच्छा करके चले जाते तो और अच्छा हो जाता, मुझे ऐसा लगता है। खैर, अच्छा मैं बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट पे। अच्छा देखिए यार, एक छोटा सा टेबल मैं बनाने जा रहा हूँ। आपके पास लेट से पेपर में 4 घंटे 15 मिनट है, और इसमें आई थिंक रीडिंग टाइम की कोई कैद भी नहीं है ना, आप साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा ही है। 270 मिनट मिलते हैं आप, ऐसा ही है, 270 मिनट मिलते हैं आप। अच्छा 270 मिनट मिलते हैं, तो यार यहाँ तो बहुत फेवरेबल हालत हो गई है। 100 मार्क्स है, 270 मिनट से, तो दिखने से लग रहा है कि 1 मार्क इज इक्वल 2.7 मिनट। ये नहीं, 270 नहीं है, सॉरी, 255। 255 ना, 4 घंटे 15 मिनट 255 होता है गैस। तो 2.55 मिनट्स 1 मार्क के लिए मिल। अब अगर 10 मार्क का सवाल आ रहा है, 25.5 मिनट्स मिलने से, ये मतलब एक एक जहन में बन रही बात, मगर ये आप जहन में नहीं रखिए कभी। मसला ये आता है कि MSc 2 के पेपर में ना आपको रीडिंग भी करनी पड़ती है, तो आपका रीडिंग में टाइम चला जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, रीडिंग के लिए ना आप समझे आधा से पौना घंटा माइनस कर दें, 30 to 45 मिनट माइनस कर दें। यानी कि ये नहीं फॉलो करेंगे, ये अप्रोच गलत हो जाएगी। आपके पास 255 में से अगर लेट से 45 मिनट रीडिंग के माइनस हो गए, तो अब आपके 210 मिनट बचे। मेरी बात समझ आ रही है? सवाल रीड करने के लिए भी तो, क्योंकि बड़ा सवाल होता है ना, एनेक्जर भी होते हैं। अब 210 मिनट पे आप वर्किंग करें, यानी कि 100 मार्क्स हैं जो सवाल आप सॉल्व करेंगे। रीडिंग आप अलग कर दें, क्योंकि रीडिंग बहुत तगड़ी करनी पड़ती है, बार बार भी पढ़ना पड़ जाता है, 2 3 बार भी पढ़ना पड़ जाता है। और रीडिंग इसलिए भी करनी जरूरी क्योंकि हमें लिंक करना होता है सिनेरियो से। तो अगर हमारी अच्छी रीडिंग नहीं होगी तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। 100 मार्क्स इक्वल टू 210 मिनट्स, क्योंकि कुछ हमने रीडिंग के लिए मुख्तस कर दिया। तो 1 मार्क इक्वल टू 2.1 मिनट। देखें प्लीज, ये MSc 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिएगा, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिएगा। अच्छा खैर, 2.1 मिनट हो गए। अब आ जाते हैं किस पे, अल्लाह भला करे। हाँ, तो अब अगर 10 मार्क का सवाल आया, अब यहाँ से हम बात शुरू कर रहे हैं। ये भी 2.1 अभी ब्रीच हो जाएगा, ये 2.1 अक्सर ब्रीच हो जाता है। लेट से क्वेश्चन नंबर 1A आपने सॉल्व किया, ठीक है, इसके मार्क्स हैं 10, लेट से, ठीक है। तो अगर 10 मार्क्स है तो आपको मिलेगा कितना टाइम, एलोकेटेड टाइम कितना है आपको, एलोकेटेड टाइम आपका है 10 × 2.1, 21 मिनट में सवाल करना है। मगर आपको ही पता है, क्या पहला पार्ट जितने टाइम में आप सोचते हैं उतने टाइम में हो जाता है? ईमानदारी से बताइए। ये मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ ताकि यार पेपर में प्रॉब्लम ना हो। पहला पार्ट अगर आपने 10 मार्क का सोचा है, यानी कि 21 मिनट उसको देने हैं, क्या 21 मिनट में हो जाएगा? क्या लगता है आपको? हाँ, ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? 10 मार्क का वैसे नहीं, 15 मार्क का सवाल आ गया, चले ऐसा कर लेते, क्योंकि पहला पार्ट नॉर्मली थोड़ा हैवी होता है। 50 मार्क का वो है ना, तो 15 को जरा 2.1 से मल्टीप्लाई करिए, 31.5। तो क्या ये 31 मिनट में हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा पहला पार्ट? क्या लगता है आपको, ईमानदारी से बताइएगा, क्या हम कर लेंगे? नहीं, एक्चुअल जो है टाइम लगेगा ना, वो लेट से मरे से मरा 40 से 45 मिनट लगे। एग्री करेंगे? अगर 15 मार्क का सवाल है, पहले पार्ट में मैं बात करूँ रीडिंग टाइम के कुछ टाइम को हटाने के बाद, जो आपने एक्चुअल सॉल्व करने में लगा, अब आप 40 मिनट अगर आपके लग गए, तो अब रिमेनिंग टाइम कितना बचा आपके पास? रिमेनिंग सोल्यूशन टाइम, रिमेनिंग सोल्यूशन टाइम अब आपके पास बच गया है 210 - 40, यानी कि 170, 170। तो अब आप जब क्वेश्चन नंबर 1B करेंगे, जो कि लेट से 10 मार्क का है, तो उसके लिए एलोकेटेड टाइम आपके पास जो है ये नहीं होना चाहिए। अब जो एलोकेटेड टाइम आपके पास बचा है, वो अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो टाइम बचा है आपके पास, वो 2.1 के हिसाब से नहीं बचा है, क्योंकि पहले पार्ट में आपको ज्यादा टाइम लग जाता है यार। बिल्कुल, बिल्कुल अबू बकर, ऐसा हो जाता है। तो अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो रन रेट है, रिक्वायर्ड रन रेट, समझते हैं जैसे मैच में होता है कि अगर आपने कोई ओवर में कम रन बना लिए तो आपको अगले ओवर में ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे, वरना आपका जो वो है क्या कहते हैं रिक्वायर्ड रन रेट है, वो फिर बिलो नहीं रहेगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो फिर बढ़ता रहेगा। तो यही यहाँ पे सीन है कि जो 170 आपके पास रिमेनिंग सोल्यूशन टाइम बचा है, इसको डिवाइड कर लेंगे 85 मार्क्स से,
85 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 15 मार्क का सवाल आप सॉल्व कर चुके हैं, अब आपको 15 मार्क पे नहीं जाना, तो ये आ गया 2 मार्क्स 2 मिनट्स पर मार्क। मेरी बात समझ आ रही है? मैं थोड़ी सी मैथमेटिकल बातें कर रहा हूँ, मगर मैं चार्टर्ड अकाउंट बनने जा रहे हैं आप लोग, तो मैं आपसे टेक्निकल बातें कर सकता हूँ ना यार। चार्टर्ड अकाउंट बनने जा रहे हैं तो ये वर्किंग हमें समझ आ रही होगी। अब 10 मार्क के लिए हमें 2.1 के हिसाब से नहीं मिलेगा टाइम, हमें 2 के हिसाब से टाइम मिलेगा, यानी कि 20 मिनट। उसमें भी आपने 30 मिनट लगा दिया, आपने कहा नहीं यार बहुत अच्छा आता है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अब आपके पास टाइम बचा है 170 - 30, लेट से 140। अब जब आप अगला करेंगे तो 140 को डिवाइड बाई 75 करे होंगे, क्योंकि आपने 15 मार्क भी सॉल्व कर लिया, 10 मार्क भी सॉल्व कर लिया, 75 सॉल्व करना, टाइम 140 बचा है। तो डिवाइड करें कितना आता है, लेट से 1.9, ऐसे ही समझाने के लिए कह रहा हूँ, एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको हर पार्ट के बाद एक वर्किंग करनी चाहिए। सर आप बोलेंगे सर ये तो वैसे ही टाइम नहीं हो रहा पेपर में, ऊपर से आप ये वर्किंग है करा रहे हैं कॉम्प्लेक्स। ओ भाई ये वर्किंग इसीलिए हो जा रही है ताकि पेपर में आपका टाइम कम ना बढ़े। आपको पहले से पता हो कि भाई, आपको अभी पता हो, अगले पार्ट करते ही पता हो, 1B पे ही पता हो कि आप कितना ऊपर जा रहे हैं कितना नीचे जा रहे हैं, और आपको कितनी अप्रोच से लेके चल रहे हैं। आप अपनी अप्रोच को रिविजिट करें, देखें हर पार्ट का रिविजिट करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार जब आप एक फ्लो में लिख रहे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता। तो आप ये ना हो कि आप एक ही फ्लो से काम करो, आप 2.1 के हिसाब से करते रहो, क्योंकि लोगों का ये दिमाग बना हुआ है MSA2 में कि रिलैक्स टाइम है। तो मैं ये भी नहीं चाहता कि आप इतने रिलैक्स हो जाओ, मैं ये भी नहीं चाहता कि इतने रिलैक्स हो जाओ कि आपको, जिसे कहते हैं ना कि इतने रिलैक्स हो जाओ कि आपको जो है वो, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे कि आखिर में टाइम कम मर जाए। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ क्लियर हुई बात? ठीक है, तो ये अप्रोच फॉलो कर लेंगे, मुश्किल बात तो नहीं करा मैं आपसे। हाँ भाई, मुश्किल बात तो मैं नहीं करा आपसे, कंफर्म करें। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी बात हो गई हमारी कि हमने कहा एग्जामिनर कमेंट देख लिए थे, वो देख लिए, हमने ये कहा कि स्टूडेंट फ्री करेंगे, हमने कहा टाइम मैनेजमेंट। अच्छा एक बात मैं भूल ना जाऊं, यार आप लोगों ने कितने साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, कितने सालों के क्वेश्चन प्रैक्टिस में रखे हुए हैं, कितने साल कितने अटेम्प्ट करके जाएंगे? देखें अटेम्प्ट वाइज क्वेश्चन जरूर करने हैं, ओवरऑल गाइडेंस में लास्ट मंथ की मैं, चलो इसमें से कुछ बात अभी कर लेता हूँ। एक चीज आपने बहुत करनी है जो कि आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगी, आपके टाइम मैनेजमेंट को भी इंप्रूव करेगी, आपकी क्वेरीज, आपकी जो गलती है उनको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। वो ये कि यार आपने अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करने हैं, क्योंकि MSA2 का पेपर अब डिले हो गया है, क्योंकि MSA2 का पेपर एक हफ्ते बाद हो रहा है, क्योंकि MSA2 के पेपर के लिए आपके पास मजीद टाइम मौजूद है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप ज्यादा पेपर करें, बिल्कुल सही है, लास्ट 3 अटेम्प्ट टारगेट है, मगर कोशिश करें काशिफ लास्ट 3 अटेम्प्ट ना करें यार, क्योंकि देखो एक हफ्ते बाद पेपर हो रहा है। अगर और भी पेपर है वो सारे निमट चुके होंगे, और मंगल को पेपर होगा मोस्ट प्रॉब्ली, है ना, मंगल को पेपर है ना, ट्यूसडे को। तो अगर बाकी पेपर लेट से आप टेक्स्ट भी दे रहे हो तो सैटरडे को फारिग हो जाओगे, तो संडे और मंडे 2 दिन आपके पास एक्स्ट्रा है। अगर टेक्स्ट भी दे, अगर टेक्स्ट नहीं दे रहे हो लेट से, कौन सा दे रहे हो, तो वो भी मतलब पहले निमट जाएंगे पेपर अक्सर। तो कहने का मतलब है कि यार आपने कोशिश करनी है, और एक ही पेपर है तो बात ही खत्म हो गई फिर तो यार। और फिर तो फर्म की छुट्टियां भी तुम्हें देर तक मिलेंगी यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो मेरे ख्याल से आई थिंक आप नहीं, अवैस थोड़े कम रहेंगे मेरे हिसाब से, अवैस कम रहेंगे मेरे हिसाब से, आप कुछ कम अज कम कुछ नहीं तो 6 से 8 अटेम्प्ट करके जाए। कुछ लोगों ने यार MSA2 को सौतेला सलूक किया है, मुझे पता चला है, बहुत सारे लोगों ने MSA2 के साथ सौतेला सलूक किया हुआ है। हमारे भी कुछ रजिस्टर्ड स्टूडेंट, जिनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने BFD PM के लेक्चर्स को पीछे रखा हुआ है, और कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने पोर्टल बिल्कुल आखिर में लिया है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ठंड में चल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिकॉन्वेंट में गए हुए थे। सही है ना? तो कहने का मतलब है कि यार वैसे ही अभी हमने ना MSA2 को थोड़ा बैकलिफ्ट किया हुआ है। ऐसा नहीं है, 6 से 8 अटेम्प्ट आपने सॉल्व करनी है, तो सॉल्व करने का तरीकेकार समझ लें, हाउ टू सॉल्व पेपर। ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर करने का एक ढंग है, पेपर करने का एक तरीकेकार है।
इसको सॉल्व करने का तरीका ये, पहला स्टेप होगा सॉल्व कंप्लीट पेपर एंड रेफर सॉल्यूशन ओनली आफ्टर एंडिंग इट। ये नहीं कि एक सवाल सॉल्व किया, एक पार्ट सॉल्व किया, सोल्यूशन देख लिया, दूसरा पार्ट सॉल्व किया, सोल्यूशन देख लिया, तीसरा पार्ट सॉल्व किया, सोल्यूशन देख लिया। नहीं, पूरा का पूरा आपने सॉल्व करना होगा खुद से पहले। जी बिल्कुल सॉल्व करना होगा। सर ये तो हम वैसे ही कर लेंगे, इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? दूसरा काम ये करना होगा, कंपेयर योर आंसर विद सजेस्टेड सॉल्यूशन। आपने जो किया वो किया, मगर वो कितना सही था? मैं ये नहीं कहूंगा सजेस्टेड सॉल्यूशन की लेंथ को फॉलो करें, नहीं, लेंथ बहुत ज्यादा होती है उसमें। कभी कभार लेंथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत लंबे लंबे आंसर लिखे होते हैं, बहुत लंबे लंबे आंसर लिखे होते हैं। नहीं, मेरी बात समझ आ रही है? नहीं यार, कोशिश करें कि हमारा अगर बहुत मजबूरी है तो ऐसा कर लें कि आपने एक क्वेश्चन एक दिन अटेम्प्ट किया और फिर बाद में अगला क्वेश्चन अगले दिन अटेम्प्ट किया, अगर मजबूरी है तो। मगर मैं पर्सनली चाहता हूँ कि यार 6 अटेम्प्ट नहीं, 8 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट तो मरे से मरा पूरा प्रॉपर टाइम कॉन्स्टेंट में हो। क्योंकि होगा क्या, पेपर में तो आपको इकट्ठा करना है ना। ये उसी इतना है कि 50 ओवर का मैच, जब ओडीआई खेलते हैं, हारिस रऊफ जो है हमारे बहुत अच्छे बॉलर थे, अभी वो इंजर्ड हो गए। हारिस रऊफ को जब 50 ओवर के वर्ल्ड कप में लेके गए हम, तो बहुत मार पड़ी, बहुत मार पड़ी। और बहुत सारे एनालिस्ट ने, इनफैक्ट वसीम अकरम ने भी ये बात कही कि भाई हारिस रऊफ की लेंथ जो है वो सही नहीं है, वो एक ही लेंथ पे बॉल कर नहीं पा रहा कंसिस्टेंसी। वो T20 मोड में है, यानी कि वो 4 ओवर की क्रिकेट जो होती है कि 4 ओवर कराओ बॉलर, दैट्स ऑल। जिसमें आपको 1-2 ओवर जो है वो एंड में मिलते हैं, उस पर आप वैरायटी पे चलते हो, स्लोअर बॉल भी कर रहे होते हो, यॉर्कर भी कर रहे होते हो, लेंथ बॉल भी कर रहे होते हो। मगर ओडीआई में ऐसा नहीं है। ओडीआई में आप देखें, पीटर कमिंस जैसे हो गए या हैजलवुड जैसे हो गए, ये बॉलर ही उनकी बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है। तो ये ना हो कि हम T20 अप्रोच से चले जाएं या T10 से अप्रोच से चले जाएं, तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा अवैस, ईशा का ब्रेक देंगे, मगर 15 मिनट बाद देंगे। अच्छा, वर्ड पे करना होगा, बिल्कुल सॉफ्टवेयर पे नहीं होगा सेव। सॉफ्टवेयर पे सेव करने का मैंने तरीका बताया हुआ है वैसे। अगर आपने मेरे सेशन अटेंड किया तो मैंने सॉफ्टवेयर पे अटेंड करने का तरीका बताया हुआ है कि आप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करें, ताकि आपकी थोड़ी फेमिलियरिटी हो जाए, पेपर में जाए तो प्रॉब्लम ना हो। उसको पेपर, उसको सेव कैसे करते हैं, तो उसका स्नैपशॉट ले लें। प्रिंट स्क्रीन का वर्ड होता है ना, स्नैपशॉट लेके एक वर्ड की फाइल में उसको पेस्ट कर दें। अबू बकर मेरी बात समझ आ रही है? यार कितना टाइम लगेगा? मैंने तो अपने जितने भी, मैंने अभी लास्ट 2 वीक पहले भी एक सवाल करवाया है, उसमें भी मैंने इसी इतना वर्ड के अंदर उसको जमा किया है। तो वो स्नैपशॉट लेके लिखने में शायद 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बहुत से बहुत। ठीक है, तो आप वो मेरा वीडियो भी देख लो। ठीक है, तो उसमें मैंने पूरा, मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा, ओपन फॉर ऑल है वो। कोई इसमें मोनेटाइजेशन भी नहीं हुई, कोई एड वेड का मसला भी नहीं रहेगा। तो कहने के लिए, मगर ये करना पड़ेगा आपको, सजेस्टेड सोल्यूशन से मैच करना पड़ेगा। पहले आप अपना सॉल्व करें, फिर सजेस्टेड सोल्यूशन से मैच करें। ठीक है, मैच करने का मतलब है कि आप देखें आपने कितने पॉइंट लिखे, उन्होंने कितने पॉइंट लिखे। मैं अगेन कह रहा हूँ, उनकी लेंथ बनी जाएगा कि उन्होंने अगर 3 पेज का लिखा है तो आपका भी 3 पेज का होना चाहिए। नहीं, आपके तो 3 नहीं, वो 6 पेज बन जाएंगे यार। ठीक है ना अबू बकर, उसको देख लेना आप। अच्छा खैर, तो आपने इसको कंपेयर किया सजेस्ट सोल्यूशन से, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने किया मार्क योर सेल्फ, क्योंकि मार्किंग प्लान भी अवेलेबल होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, एंड राइट डाउन मिसिंग पॉइंट, मिस्टेक्स एंड मिसिंग पॉइंट्स को आप कहीं लिख लें। क्या मतलब हो इस बात का? कि जो भी मिस्टेक आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रहा है, जो आपके मैच नहीं कर रहे हैं पॉइंट, उनको आप कहीं डिफरेंट कलर के पेन से लिख लीजिए। जिसको हम अपनी लैंग्वेज में BFD में क्या बोलते हैं, कि आप एक मिस्टेक का लॉग बनाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो पूरा का पूरा आई कैप के अंदर छाप दें। मिस्टेक लॉग का मतलब है कि आपने लेट से 10 पॉइंट लिखे थे, आई कैप ने जो है 13 पॉइंट लिखे हैं। आपने जो 10 लिखे उसमें से भी 2 ऐसे हैं जो आईकेएफ ने नहीं लिखे, और आपको लग रहा है कि वो 2 पॉइंट शायद बनते नहीं थे, तो अब इसका मतलब है आपके 8 हो गए पॉइंट और आईकेएफ ने 13 लिखे, तो जो 5 पॉइंट मिस है उनको कहीं लिख लें, समझ के लिखें, ताकि आपको इतना बड़ा सवाल जिंदगी में वापस ना करना पड़े। ठीक है, मुझे बताएं, क्या आप लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो मिस्टेक लॉग बना रहे हैं? यानी कि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं MSA 2 से, या ICW की किट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आईकेएफ के पास पेपर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे ईमानदारी से बताएं जो आज सेशन में लाइव अटेंड कर रहे हैं, वो मिस्टेक लॉग बनाते हैं, गलतियां कहीं नोट करते हैं, गलतियों का कोई लॉग बनाते हैं, गलतियों की कोई लिस्ट बनाते हैं, गलतियां कहीं डिफरेंट कलर के पेन से कहीं भी नोट डाउन करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? यस और नो में जवाब दें प्लीज। गुलाम कादिर, अच्छा ठीक है, कर लेना आइंदा।
बाकी लोग बताएं, इतने अभी भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो जवाब नहीं दे रहे हैं जी। नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नो। नो सर। नो। बिग नो। कैप्स में नो। और बताएं। कोई बात नहीं, देखें। नहीं करे कोई बात नहीं, महीना है ना हमारे पास यार, अब कर लें। मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मैं पूरे आज के वर्कशॉप की सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात पूरे वर्कशॉप की ये नहीं है मतलब कि अब आप लीव कर जाओ वर्कशॉप को, बोलो सर ने सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बता दी बस, अब बाकी बातें भी इंपॉर्टेंट है मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये। पता चला मैं अकेला बैठा हूँ सेशन में, सब चले गए ये कह के कि भाई सर इंपॉर्टेंट बात तो आ गई बस अब। नहीं। ठीक है। क्योंकि यार जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आप कितना पीछे हो, मैं ये नहीं कहता कि आपके 100% सही हो जाएगा सवाल। मैं ये भी नहीं कहता कि 100% करने की जरूरत है, मगर यार 50% तो हो ना कम से कम। और जो कि बढ़ते बढ़ते 60 70 75% पे जाए कम से कम। 100 या 90 80 भी अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल होता है। बट एफर्ट तो की जा सकती है, और अगर आप ये मिसिंग पॉइंट लिख लेते हो तो इसका मतलब है आपके पास तो 100% आ गया डेटा। जो 50 60% आप सही कह रहे हो वो भी आ जाएगा, और जो 40 50% आप मिस कर रहे हो वो भी आ जाएगा। क्योंकि एमएसए 2 में मैं एक बात बता दूं, एमएसए 2 में एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है लिंकिंग। लिंकिंग विद द सिनेरियो, लिंकिंग विद द कॉन्टेक्स्ट। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं कर सकते ना, तो एमएसए 2 में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपको। और क्या आप अच्छा लिंक कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। सही है। बिल्कुल। बिल्कुल अमाद, आप जब ये मिस्टेक्स लिखोगे ना, तो जब आप, आपको मैंने 6 से 8 अटेम्प्ट बोली हैं। आप 2 अटेम्प्ट के बाद फील करोगे, तीसरी अटेम्प्ट में जब आप सॉल्व करोगे तो आप कुछ मिस्टेक्स कम कर दोगे, मैं ये नहीं कह रहा सारी कम हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे, मगर क्या होगा जब तीसरी बार अटेम्प्ट करोगे तो पिछले 2 के तजुर्बे की बेस पे, रिवीजन की बेस पे आपका तीसरा जो पेपर अटेम्प्ट होगा थोड़ा बेहतर होगा। चौथा और बेहतर होगा, पांचवा और बेहतर होगा, मगर जब आप एंड में पहुंचोगे, बिल्कुल पेपर से करीब पहुंचोगे, तो आपको बहुत बेहतर फीलिंग आएगी। और आपको शायद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पेपर पास नहीं हो रहा था 2 2 3 3 अटेम्प्ट से, तो उनके लिए भी एक एडवांटेज हो जाता है कि उनको समझ आने लगता है कि यार मेरा पेपर क्यों पास नहीं हो पा रहा। बिल्कुल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, मगर जैन इस पे भरोसा नहीं करिएगा कि पेपर में कोई चीज रिपीट हो जाए, इस पे भरोसा नहीं करिएगा कि मैं टैगिंग इतनी अच्छी कर दूं, स्टिकी नोट इतने अच्छे लगा दूं कि पेपर में ढूंढ सकूं। पेपर में ढूंढने का टाइम नहीं होता। और बुक से रिलेटेड शायद सरफुरकान ने आपको बताया नहीं बताया कि ओपन बुक को आप ये समझ लें कि ब्लेसिंग है, मगर ये बैकफायर भी कर जाती है। बहुत सारे लोग से इस चक्कर में बुक्स 5 लेके जाते हैं कि यार 5 अलावा हैं, और बहुत सारे लोग 5 लेके तो चले जाते हैं मगर उनको समझ ही नहीं आता ये 5 यूज कैसे करनी है। और फिर उनको ख्याल भी आता है कि यार मैं 5 बुक लेके आया हूँ तो मेरी इज्जत का मामला है, मेरी अना का मामला है। अगर मैंने इनमें से कोई बुक इस्तेमाल नहीं की तो मुझे, मैं अपने आप को क्या मुंह दिखाऊंगा। हाँ। कुछ लोग के जन में ये ख्याल आ रहे होते हैं कि मैं 5 बुक लेके आया हूँ तो यार कुछ ना कुछ तो खोल ही लेता हूँ। ओ भाई, 5 बुक आप लेके आए हो अपनी आसानी के लिए लेके आओ, ऐसा भी हो सकता है कि आप खाली एक बुक पे काम करो यार। ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद बुक खोलो ही नहीं। तो ये कोई इज्जत का मामला नहीं है, अना का मामला नहीं है कि नहीं यार मैं बुक लेके आया हूँ तो मैं यूज ही करूंगा। भाई यूज हो रही होगी तो करना, नहीं हो रही हो तो ऐसे ही ले जाना। और ये भी कोई इज्जत का मामला नहीं है कि मैं 5 की 5 लेके जाऊँ, आपको लगता है मेरी 3 बुक से रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, आप 3 बुक ले जाए खाली यार। मगर मेरी बात समझ आ रही है। नहीं काशिफ, ये प्रैक्टिस से आइडेंटिफाई हो जाएगा, आप इस बात को समझो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, हाँ सही है, अबू बकर से फॉर्मूला बुक रेफर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यार ये बात मैं और सरफुरकान काफी डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चा कभी कभार ये सोच के जा रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप उस पर रिलाय ना करें जैन साबिर, ये हम चाहते हैं कि आप रिलाय ना करें। और जहां तक हो जाए, खुदा ना खासा MSA 2 की बुक गायब हो जाती है। आप उसे MSA 2 की बुक किताब गाड़ी में भूल जाते हैं, नहीं ले पा पाते, या आई के किसी वजह से मना करता है, खुदा ना खासा, तो आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो, आप बोलो यार बुक की जरूरत ही नहीं। और मैं सीरियस बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है पास में, कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक आया है कि सर हमने टाइम जाया कि हम ढूंढते रह गए, हमें लगा ये सवाल रिपीट हो रहा है हम छाप देंगे, हमें लगा कि ये सवाल रिपीट हो रहा है हम छाप देंगे। गलत अप्रोच थी, मिला ही नहीं सवाल। तो प्लीज यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि पेपर सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के बाद कहानी खत्म नहीं हो जाएगी, असल कहानी तो उसके बाद शुरू होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कहानी ये है मिस्टेक लॉग। ये आप बना लेंगे, आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आ जाएगा। आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपकी क्या खामियां हो रही हैं, आपको पता लगने लगेगा कि आप क्या पीछे हो, आपको पता लगने लगेगा कि आप किन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। मेरी बात समझ आ रही है? एग्री करेंगे? अच्छा, अब मैं यार जरा आगे बढ़ता हूँ, एजेंडा मिस ना हो जाए हमारा। BFG परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया MSA 2। अच्छा मुझे एक बात बताएं यार कि क्या आपने ये एरिया प्रिपेयर कर लिया या करना है? इसमें कौन कौन से एरियाज हैं BFG परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया जो, और मैं इंपॉर्टेंट ही बता देता हूँ और कॉमन ही बता देता हूँ, कॉमन कौन कौन से हैं इसमें और एक्सपेक्टेड कौन कौन से हैं।
देखिएगा, एक तो इसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, रेशियो वगैरह के थ्रू काम करते हैं आप, इंटरेस्ट कवर, गियरिंग, ईपीएस, गियरिंग बुक वैल्यू, गियरिंग मार्केट वैल्यू, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आ भी रहा है और इसमें लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी भी आ रही है अलहमदिल्ला। एक होती है नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे बात करें। अच्छा, इस पे भी सर फुरकान ने आपको कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक भी बता दी है वैसे। नॉन फाइनेंशियल पे मैंने भी आपको कुछ सवाल कराए हैं, और सर फुरकान ने, याद है बैलेंस स्कोर कार्ड पढ़ाया था आप लोगों को, तो बैलेंस स्कोर कार्ड वगैरह को भी देखना है, वो इधर फॉलो करता है। बाकी मेजर नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है वो हमारे लेक्चर्स में कवर है, जो अलहमदिल्ला बीएफडी परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया के मेजर लेक्चर आ रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है बीएफडी एरिया, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर मैं मोटे मोटे लिखूं तो ये सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि डेट से फाइनेंस करें, इक्विटी से फाइनेंस करें, सोर्स ऑफ फाइनेंस। और इसके अलावा ये बिजनेस वैल्यूएशन, बड़ा प्रैक्टिकल है, मर्जर एक्विजिशन दुनिया में हो रही होती है, ठीक है, तो उससे पहले वैल्यूएशन करनी जरूरी है, क्योंकि जब तक वैल्यू पता नहीं होगी मैं कैसे मर्ज कर लूँ, मैं कैसे एक्वायर कर लूँ। इसके अलावा और अगर मैं एरियाज की बात करूँ तो कुछ अदर एरियाज भी आए हुए हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एक एरिया है वैक का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, ये पूछा जाता है। एनपीवी का एरिया, अच्छा एक बात ध्यान में रहे कि ये बेसिक आपके बीएफडी के सवाल पे ग्रिप होनी चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि बीएफडी के सबसे मुश्किल तगड़े तरीन सवाल जो बिल्कुल पेपर हम टॉपिक्स के लास्ट में करते थे आप वो सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। नहीं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट्स ऑल। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है देन इट विल बी गुड टू गो, ये यकीन करें, इट विल बी गुड टू गो, देन कोई मसला नहीं आएगा। हाँ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। यार फॉरेस्ट का लास्ट टाइम का सवाल इतना मुश्किल नहीं था कि लोग जो है वो उस पर मार खाएं, इससे लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये बात समझ, लास्ट अटेम्प्ट की, सॉरी विंटर 23 आ गया, उसमें था ना फॉरेस्ट का मसला। तो कहने का मतलब है कि यार इतना मसला नहीं है जितना मसला हमने बना दिया है, मगर ये क्या है कि हमने उसको मसला समझा भी नहीं है, कुछ लोगों ने तो उसको मसला समझा ही नहीं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, आएगा देखा जाएगा, बीएमटी तो पास है ना, सर ने बीएमटी बहुत अच्छा पढ़ा दिया था माशाल्लाह, तो बस दैट्स ऑल। मैं क्यों फिर परेशान हूँ इतना, मेरी बात समझ आ रही है। तो नहीं यार ये, अच्छा और मैं एरिया बताता हूँ आपको जो बीएफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आ सकते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। लीड और बोरो बीएफडी में बहुत अरसे बाद आया है, मगर यहाँ लीड और बोरो पूछा जाता है, मैंने देखा है, बिल्कुल देखा है लीड और बोरो। फिर इसके अलावा आपका ये एक एरिया एपीवी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, देख रहे हैं आप। फिर इसके बाद आप आ जाएं ये फॉरेक्स का एरिया, जो रिसेंट में ही पूछा गया, हेजिंग का एरिया जैसे हम कहते हैं, हेजिंग, करेंसी भी और इंटरेस्ट रेट भी। सर आप तो सभी चीजें लिख रहे हैं, भाई मैं क्या करूँ, ये चीजें आई हुई हैं, ये आई हुई है सीरियसली, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू एपीवी। और वर्किंग कैपिटल का एरिया आपने पढ़ लिया है यार, वर्किंग कैपिटल पहले बीएफडी में होता था, अभी ये कैश में चला गया, मगर मैं सोचता हूँ कि एमएसए2 लेवल पे ये वर्किंग कैपिटल आना चाहिए। बिल्कुल सही काबू पकड़ आपने, ये वर्किंग कैपिटल का एरिया लोग छोड़ के जा रहे होते हैं, जो कि मुनासिब बात नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल का एरिया देखा है आपने, कितने लोगों ने वर्किंग कैपिटल प्रिपेयर कर लिया, ईमानदारी से बताइएगा, यस और नो में जवाब देंगे। कितने लोगों ने वर्किंग कैपिटल का एरिया प्रिपेयर कर लिया है, मुझे कंफर्म करिए, यस और नो में जवाब दीजिए, मैं नाम नहीं ले रहा, मगर यार प्लीज पार्टिसिपेट तो करें। मैं, मुझे पता है सर फुरकान का सेशन भी था, थोड़ा हेक्टिक हो रहा है आप लोगों के लिए, बस हम खत्म कर देते हैं, जल्दी खत्म कर देंगे, कोई मसला नहीं है। बताएं ईमानदारी से बताएं, ट्रांसफर प्राइसिंग को इतना ज़्यादा ना सीरियस, मतलब आ भी सकता है उस पर, मैं मना नहीं करूंगा, मगर वर्किंग कैपिटल को तो आप पहली प्रायोरिटी पे रखें यार प्लीज यार। नहीं नहीं नहीं, वो अच्छी बात है अमान, मगर वर्किंग कैपिटल अगर कर लें तो अच्छी बात है, हम कोशिश करेंगे वर्किंग कैपिटल का लेक्चर ओपन फॉर ऑल कर दें, कोशिश करेंगे, टैक्सेशन की भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो आप हमारा ग्रुप फॉलो कर लीजिएगा इंशाल्लाह, अगर कोई हमसे नहीं भी पढ़ रहा है तो हम कोशिश करेंगे ओपन फॉर ऑल करें, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये वो एरियाज हैं यार जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ना आपको टिप्स पे होने चाहिए। एसेट रिप्लेसमेंट भी आया हुआ है बिल्कुल रिसेंट, हेजिंग का बहुत अच्छा सवाल था, रिवर्स टेक ओवर का एक सवाल मैंने करवाया था। तो ये सारा अल्लाह का शुक्र है हमने कवर किया हुआ है, इसको आप सीरियस लेके जाएं, मैं फिर भी ज़्यादा वोट जो स्ट्रॉन्ग दूंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस को दूंगा, सॉरी ये हाईलाइट करना था मुझे, बिजनेस वैल्यूएशन को दूंगा, मैं मर्जर इक्वेशन को दूंगा, ये जो शुरू के एरियाज हैं, एनपीवी भी इनफैक्ट समझ लिया।
इस पे ज्यादा मैं समझता हूँ कि ध्यान है, मगर ये ना हो कि इस पे ध्यान दे दें बाकी पे ना दें, मुनासिब बात नहीं, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से अब एजेंडे पे हम क्विकली एंड पे चलते हैं। ये हमने बात कर ली, लास्ट एजेंडा रह गया ओवरऑल गाइडेंस लास्ट मंथ। हम 5-7 मिनट में कोशिश करते हैं वाइंड अप भी कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग 6 बजे से बैठे हो, रात भी हो रही है। अच्छा यार, मैं समझता हूँ कुछ बॉक्सेस को टिक करके जाना होगा, कुछ बॉक्सेस को टिक करके जाना होगा। कुछ लोगों ने बीएफडी MSc2 लास्ट में उठाया है। ठीक है। पहला ये है कि रिवीजन ऑफ एसपीएम। क्या एसपीएम के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए? मैं ये नहीं कह रहा कि एसपीएम के पास पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें, मैं ये कह रहा हूँ एसपीएम के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें। अगर आपने एसपीएम क्योंकि पास किया हुआ है, उसके लिए आपने अपने नोट बनाए हुए तो उनको देख लें। और अगर आपने अपने नोट्स नहीं बनाए हुए तो आप आईसीएब्ल्यू की बुक से, जो आईसीएब्ल्यू का स्टडी टेक्स्ट है वो वहां से, या फिर आईकेएप के स्टडी टेक्स्ट से देख लें, मगर ये आईपीएम के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ये बॉक्स टिक हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ ये देख लें, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ टिक होना चाहिए इस टाइम तक। रिवीजन ऑफ बीएफडी, क्या ये बॉक्स टिक हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ, इसका भी सवालिया निशान है। और बीएफडी में खास तौर पे वो टॉपिक जो मैंने अभी आपको बताया, खास तौर पे मैं ये नहीं कह रहा अगेन कि कोई डिफिकल्ट करें। चैप्टर बता दिए ना सरफुरकान ने, बिल्कुल सही है। एसपीएम के लिए तो सरफुरकान ने चैप्टर बता दिया आईसीडब्ल्यू के, तो आप आईसीडब्ल्यू से पढ़ लो। मैं अभी उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो किसी गवर्नमेंट वगैरह की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे और अभी लास्ट मोमेंट में स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो या लास्ट अटेम्प्ट हो। लास्ट अटेम्प्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेपर पास करना है आप लोगों ने इंशाल्लाह, सही है ना। अच्छा, तीसरे नंबर में मैं आपको कहूंगा कि यार MSc2 की बुक, MSc2 की वर्कबुक आपको पूरी सॉल्व करनी चाहिए। बहुत बेसिक है मेरे हिसाब से, एग्जामिनर का लेवल बहुत ऊपर है, इस पर भी टिक लगाने, टिक हुआ नहीं हुआ, चेक बॉक्स टिक हुआ नहीं हुआ, ये देख लें। अच्छा, उसके बाद आपको आना चाहिए ICAW पास पेपर्स, ICAW किट पे लिमिटेड क्वेश्चन के लिए, अगर टाइम है तो, क्योंकि अभी है टाइम। जो लोग हमसे क्लासेस ले रहे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी कंटेंट मौजूद है। जो सवाल हमने क्लास में करा दिए हैं वो इंशाल्लाह आपके लिए इनफ होंगे, वो आप बेफिक्र है इंशाल्लाह। मेरी बात समझ आ रही है? ये बॉक्स भी टिक करना है, ये अप्रोच है MSc2 के लिए कि लास्ट मंथ में कम से कम ये सारे बात काम होने चाहिए। अगर कोई काम पहले कर लिया वेल एंड गुड। और लास्ट में मैं कहूंगा MSc2 के पास पेपर्स, और MSc2 के पास पेपर से मसला हल नहीं होगा, आपको मिस्टेक लॉग बनाना पड़ेगा। मिस्टेक लॉग बनाना पड़ेगा दोनों चीजों का, आपको MSc2 के पास पेपर से भी मिस्टेक लॉग बनाना है और आपको ICAW के लिमिटेड क्वेश्चन का भी मिस्टेक लॉग बनाना है, कि जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यार ये जो प्रैक्टिस हो रही है ICAW के पास पेपर, MSc2 के पास पेपर की, ये सॉफ्टवेयर पे हो रही है। कम से कम आधे पेपर तो सॉफ्टवेयर पे सॉल्व कर रहे हैं आप यार, सॉफ्टवेयर का आइडिया हो जाए, सॉफ्टवेयर इतना मुश्किल नहीं है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। अगर आप कहते हो, रिक्वेस्ट आएगी ज्यादा लोगों की, तो हम इसको भी ओपन फॉर ऑल कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करना है। सॉफ्टवेयर पे सर फुरकान ने भी काफी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, मैंने भी काफी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, अभी रिसेंट भी कराया था 2 हफ्ते पहले। तो ये बॉक्सेस अगर टिक हो गए हैं तो आपकी MSc2 की तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर ये बॉक्सेस टिक नहीं हुए हैं तो फिर प्रॉब्लम होगा। कितने लोग हैं ये सारे बॉक्सेस टिक हो गए? नहीं, मेरे ख्याल से सारे बॉक्सेस तो टिक नहीं हुए होंगे। मिस्टेक लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझें, मैं पूरे सेशन का निचोड़ बता रहा हूँ। मिस्टेक लॉग, जो मिस्टेक लॉग अच्छे से बना लेगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पेपर उसके लिए आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? हाँ जी। ये बॉक्सेस लिख लें, ये लिख लें, ये लास्ट मंथ में ये काम करना है। MSc2 में देखें कोई टेक्निकल काम नहीं है, लिंकिंग है, लिंकिंग है, लिंकिंग है, एप्लीकेशन है। जितनी अच्छी एप्लीकेशन होगी, लिंकिंग होगी सिनेरियो से आपके आंसर में, उतना आपके पास होने के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। और अगर नहीं हो रही है टेंशन ना लें, आपके पास 1 महीना मौजूद है यार। 8 अटेम्प्ट के पेपर कर लें, कोई मसला नहीं है। आप एक दिन में 1 अटेम्प्ट का पेपर भी करते हैं तो बहुत टाइम है आपके पास। मसला ये माजरत के साथ MSc2 लेस प्रायोरिटी पे है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके MSc2 के अलावा कोई और पेपर है? ईमानदारी से बताएं, यस और नो में जवाब दें। कितने लोग ऐसे, लास्ट बात करके मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, कितने लोग ऐसे हैं MSc2 के साथ जिनका एक पेपर और भी है, खाली MSc2 नहीं है? यस और नो में जवाब दें। MSc1 है आपका, और ठीक है, और ठीक है, और ईमानदारी से बताइएगा कि MSc2 और लॉ आपका है अगर, तो आप MSc2 के साथ कितना इंसाफ कर रहे हैं? टैक्स और MSc जिनका खास तौर पर उनसे बात हो रही है, या जिनका लॉ और MSc2 है उनसे बात हो रही है, क्या MSc2 पे को आप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं? ये सुनो, ये जवाब दे दें। या दूसरे पेपर को आप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं? आपने टाइम कितना दिया, मैं और आसानी कर लेता हूँ।
MSAT को कितना टाइम दिया है? जिन्होंने MSAT को ज्यादा टाइम दिया वो यस कर दें, जिन्होंने MSAT को कम टाइम दिया वो नो कर दें। ऑडिट आपके साथ है, मुझे आप बताएं, ऑडिट को ज्यादा टाइम दिया, MSAT को ज्यादा टाइम दिया? ईमानदारी से बताएगा। इक्वल एलोकेशन भी मैं समझता हूँ नहीं हो पाती है यार। क्या MSAT को आपने टाइम इनफ दिया है? दिया है? नहीं दिया है? ठीक है, अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है कि यार टाइम देना पड़ेगा। मैं इतनी सारी लंबी चौड़ी कहानी, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट वो ये कि यार अगर टाइम बढ़ गया, एक हफ्ता एक्स्ट्रा हो गया आईकैप की तरफ से, ठीक है। चले यार, लास्ट अभी तक टाइम नहीं दिया, अब देंगे, चले ठीक हो गया। तासीर, मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं सेशन को, आई थिंक। और मैं आपको बस ये कहूंगा कि यार ये जो मैंने बातें आपसे की हैं ये सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बस एक बात मैं करके क्लास एंड करूंगा, सेशन एंड करूंगा। नमाज का भी टाइम हो गया है, अब हम ब्रेक करें आधे घंटे का, वापस आए तो टेम्पो भी ब्रेक हो जाएगा आई गेस। हम जितनी मेहनत कर लें, आप जितनी मेहनत कर लें, ये अक्सर मैं बात करता हूँ कि यार हमारे पेपर पास करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये हमें समझनी होगी कि हमें पेपर पास करने के लिए एफर्ट तो करनी है, मगर उसमें अल्लाह ताला की मर्जी शामिल करना जरूर, शामिल होना जरूरी है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो पेपर में तैयारी के साथ जाते हैं, बल्कि मेजोरिटी लोग तैयारी के साथ जाते हैं, मगर हर बच्चा पास नहीं हो पाता। आपने देखा ना, पासिंग परसेंट 40-42 है। मगर अगर आप तैयारी वाले पूछेंगे तो तैयारी के साथ तो बच्चे आएंगे, 75-80% बच्चे तो तैयारी के साथ आते हैं, मगर हर कोई पास नहीं हो पाता। तो इट मीन अल्लाह ताला की मर्जी शामिल होनी चाहिए। लास्ट में बस रिक्वेस्ट ये है कि यार आप लोग अल्लाह ताला की मर्जी शामिल करने के लिए एक छोटा सा तरीका है दुआ का। तो आप लोग दुआएं कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, मगर इस दुआ में एक एक्सटेंशन मैं चाहूंगा कि आप दुआ अपने लिए ना करें, खाली अपने लोग दोस्तों के लिए भी करें, जितने लोग पेपर दे रहे हैं सबके लिए भी करें। कुछ नहीं जाता, कोई पैसे नहीं लगते, कोई पैसे नहीं लगते कि अगर आप किसी और के लिए भी दुआ कर लें, ठीक है ना। पता नहीं किसकी दुआ किसके में कबूल हो जाए, तो एफर्ट भी करना है, कोशिश तो करनी करनी है। इसमें तो कोई 1 रुपए की भी हमने जो है गुंजाइश नहीं करनी, रियायत नहीं करनी एफर्ट करने में। मगर साथ साथ यार अपना बोझ भी हल्का करना है हमने, अल्लाह ताला को भी अपने साथ मिलाना है, और दुआ भी करनी है, अल्लाह ताला को सामने सरेंडर भी करना है कि अल्लाह ताला आपकी मर्जी के बगैर पेपर पास नहीं हो सकता, हम कोशिश तो कर रहे हैं, मगर आप भी फजल फरमाए पेपर पास करें। ठीक है जी, चले यार, मेरी भी दुआएं आप लोग के साथ हैं। सर फुरकान ने बड़ा एफर्ट किया, उनकी दुआएं आपके साथ हैं। सर फुरकान ने जिस तरह बात की कि लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो सेशन अगर किसी ने मिस किया तो रिकॉर्डिंग रेफर कर लेना प्लीज यार, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। इसमें उन्होंने क्वेश्चन वाइज बताया हुआ है, लोगों के पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके वो खुद चेक करते हैं यार, पर्सनली चेक करते हैं, किसी टीए से असिस्टेंट ने चेक नहीं कराते। तो ये उनकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है, उन्होंने सारी चीज़ आपके सामने शेयर की है। ठीक है, तो इसको कर लें। बिल्कुल कवर्ड है सैफुल्ला, उसमें MSA2 कवर्ड है, सॉरी BFD कवर्ड है। SPM के लिए मैं समझता हूँ SPM की पुरानी जिससे आपने पास किया वो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में याद रखिएगा। आपको ये सेशन पसंद आया तो इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आप लिंक्स के थ्रू आ जाएगी, आप और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं, हो सकता है और लोगों का भी फायदा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज पढ़ लीजिएगा जी, नमाज का भी टाइम हो गया। थैंक यू।